आपका स्वागत है दोस्तों। आपका फिर से एक बार स्वागत है क्लास बाय शेयरिंग इस चैनल पे, जहाँ पे आज अपन बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की। जब भी बात होती है भाई फंडामेंटल राइट्स की, तो सबके जुबान पे खाली एक बात होती है, और वो होती है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे कि खाली यही एक फंडामेंटल राइट है भाई। अभी ये तो आर्टिकल 19 है, अपना आर्टिकल 12 से दौर शुरू हुआ अपना फंडामेंटल राइट्स का। तब अपन ने अब तक काफ़ी आर्टिकल्स देखे, आर्टिकल 15, 16 एंड 17, जहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सबको नौकरी मिलेगी भाई सरकार में। ये सारी चीज़ें अपन ने देखी। वहाँ पे अपन ने देखा कि स्टेट अपने साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इवन द प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर किसी के दुकान में होटल में जाना है अपने को, तो वहाँ पे भी अपने साथ भेदभाव नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें अपन ने देखी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्या होता है ना गाइस कि मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, वो सब चीज़ें चलती है। बट कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना जो अपने खुद से बाहर निकलती है। अपने कुछ सर्टन बिलीफ्स होते हैं, फेथ्स होते हैं, कुछ सर्टन अपने ओपिनियंस होते हैं, व्यूज़ होते हैं हर एक चीज़ को लेके। कुछ सर्टन चीज़ों को लेके भी हो सकते हैं भाई, और बहुत स्ट्रांगली हो सकते हैं। तो अंदर से ऐसे बहुत घुटन महसूस होती है कि अगर मैं ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करूँगा तो मैं जी नहीं सकता। तो वो चीज़ें ना भाई इन द फॉर्म ऑफ आर्ट्स बाहर निकलती है। कोई पेंटिंग के माध्यम से वो बाहर निकलना चाहते हो, कोई राइटिंग के माध्यम से। हर एक आदमी का अपना जरिया ढूंढता है, औरत भी भाई, यहाँ पे इक्वलिटी, ठीक है। तो जब भी कोई आदमी को सर्टेन चीज़ें अपने एक्सप्रेस करता है ना, तो आगे वाले को क्या लगेगा या आगे वाला क्या अपने बारे में सोचेगा, ये सोच के अगर वो आदमी ने अगर एक्सप्रेस किया तो उसको लिमिटेशंस आ गए। तो देखो, व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि हर एक आदमी को ना खुद के अंदर से बाहर जो चीज़ें निकालनी है उसका फ्रीडम रहने को ना, और वही अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दिस इज़ द मोस्ट इसेंशियल थिंग कि जो मुझे महसूस होता है वो मैं अपनी चीज़ें बयां कर पाऊँ। अगर एक कंट्री में अगर जो भी मुझे चीज़ें महसूस या बयां नहीं कर पा रहा हूँगा, जो मुझे फील होता है वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँगा, तो फिर जे के मतलब क्या है? तो वही सारी चीज़ें वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आती है। बट राइट टू फ्रीडम में खाली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है गाइस, खाली चीज़ें बोलना नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी है। तो जैसे कि ये जो राइट टू फ्रीडम है ना, उसमें ना भाई सात सात अपने को फ्रीडम मिलते हैं, 7 फ्रीडम, ठीक है। तो अपन पहले ना अपन पूरी क्रोनोलॉजी देख लेते हैं कि उसको याद कैसे रखना, उसको कैसे समझ लेना कि कौन से फ्रीडम है, और फिर हर एक फ्रीडम को अपन एक डिटेल में देखेंगे, क्योंकि बात भी तो वैसी है भाई। हर एक चीज़ अपने को डिटेल में समझने की ज़रूरत ही है। तो पहले तो सबका लाडला दुलारा भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आप एक बात ध्यान में रखो कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो मेरे को वो बयां भी करना है, तो मेरे को सबके सामने जाके अगर बयां करना है भाई, तो पीसफुल असेंबली भी तो होने को हो ना। यानी असेंबली यानी कुछ 4-5 यानी 500-100 जितने भी लोग हैं वो साथ में आ रहे। तो इस भारत देश में ना इस भारत देश में आपको स्वतंत्रता है, आपको फ्रीडम है ऑफ पीसफुल असेंबली। बट विदाउट आर्म्स। आप एक पीसफुल असेंबली कर सकती हो, जैसे कि भाई मुंबई का जो यानी शिवाजी मैदान है, आज़ाद मैदान है, शिवाजी पार्क, वहाँ पे आप पीसफुल असेंबली कर सकते हो, वहाँ पे अपन अपना भाषण दे सकते हैं। जो भी अपने को स्पीच एंड एक्सप्रेशन रखना है वो अपन पीसफुल असेंबली करके दे सकते हैं। आपको ऐसे ध्यान में रखना है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन वेयर बाय तो पीसफुल असेंबली। तो अभी पीसफुल असेंबली अगर जब अपन करेंगे तो वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हो गए, कुछ लोगों के साथ अपना यूनियन बनेगा ना भाई। चलो भाई अपन 5 लोग मिलकर ये सर्टेन चीज़ें रखते हैं, तो वहाँ पे अपना यूनियन बनेगा, ठीक है। सो वी कैन एस्टेब्लिश यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अपन एसोसिएशंस बना सकते हैं भाई, ठीक है। अभी अपन ने यूनियंस बनाए, एसोसिएशंस बनाए फॉर द सेक ऑफ व्हाट कि अपने को अपनी चीज़ें रखनी है।
तो वो चीज़ें रखने के लिए अपने को पूरे भारत देश में घूमना भी तो पड़ेगा ना, घूमना भी पड़ेगा अपने को। तो वो घूमने के लिए वी कैन, अपने को जो वो मूवमेंट की जो फ्रीडम है पूरे भारत देश में वो अपने को है भाई। तो राइट टू मूवमेंट एनीवेयर, अपने टेरिटरी जो है, भारत की जो टेरिटरी है, अपन कहाँ पे भी घूम सकते हैं, ठीक है। अभी अपन कहाँ पे भी अगर घूम रहे भाई, तो अपने को अगर लगा कि यार यहाँ पे रुक ही जाते हैं, यहाँ पे अपन अपना जो सामान है या थमा लेते हैं, अपना जो एक जो कारवा जो है अभी अपन यहाँ पे कुछ रिसाइड कर लेते हैं, तो वो हो गया भाई राइट टू रिसाइड एनीवेयर इन द कंट्री, द राइट टू रिसाइड एनीवेयर। ठीक है, अभी राइट टू रिसाइड है, वहाँ पे तुम भाई अपना घर गिर बना लिया, तो भाई कुछ काम धंधा भी तो करना पड़ेगा, कुछ बिजनेस भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए भाई राइट टू बिजनेस। तो बात अपने कैसे देखो, अपने फ्रीडम कैसे है, अपन जो जी में चाहे वो अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो एक्सप्रेस करने के लिए अपन पीसफुल असेंबली करेंगे, यानी दूसरा हो गया भाई पीसफुल असेंबली करेंगे, तो साथ में वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए तो यूनियंस बनेंगे, एसोसिएशंस बनेंगे, कुछ लोगों ने डिसाइड किया तो भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बना लेंगे, ठीक है। भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाए, एसोसिएशंस बनाए, तो भाई चलो घूम के आते, कुछ पूरे देश में प्रचार करते हैं, अपने वैचारिक जो अपने विचार है उसका अपन प्रचार करेंगे। तो प्रचार करने के लिए भाई राइट टू मूवमेंट टेरिटरी, इस टेरिटरी भारत की जो सीमा है उसके अंदर अपन घूम भी सकते, चलो भाई घूमेंगे। तो अभी घूम ही लिए तो भाई थोड़ी देर रुक भी जाते, तो फिर राइट टू रिसाइड है। और भाई अभी वहाँ पे रुक ही गए तो ठीक है भाई, चलो कुछ काम धंधा बिजनेस कर लेते। तो ये है अपने भाई 6 फ्रीडम। तो एक राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था। अभी ये राइट टू प्रॉपर्टी को ना भाई, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी को ना 1978 में 44th अमेंडमेंट के अंडर डिलीट किया गया। क्या होता था ना भाई, जब भी कोई सरकार को किसी की ज़मीन चाहिए तो वो मामला कोर्ट में चला जाता था। अभी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, कुछ भी अपने को भाई सर्टेन चीज़ों का लैंड एक्विजिशन करना है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता था बिकॉज ऑफ दिस राइट टू प्रॉपर्टी। तो सरकार ने क्या किया भाई, वो जो अमेंडमेंट था उसको डिलीट कर दिया। बट हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि दो ये फंडामेंटल राइट नहीं है अभी, बट ये ना भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अगर सरकार आपसे जमीन लेती है आपकी, तो आपको विदाउट अनलेस एंड अनटिल सरकार आपको पैसा नहीं देती वो जमीन के बदले, वो जमीन ले नहीं सकती। तो ये ना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है। यानी ये एक ह्यूमन राइट के एंगल से भी आप देख सकते हो कि दिस इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग फॉर अ ह्यूमन, कि आपकी ज़मीन रखने को, आपकी प्रॉपर्टी रखना, ये आपका भाई हक है, अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर सरकार ये आपसे ज़मीन लेती है तो आपको भाई मुआवजा मिलने को ना अच्छा खासा। तो इसका प्रावधान अभी हाल ही फिलहाल में आया है। बट फंडामेंटल राइट में जो पहले राइट जो हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी ना 7वां नंबर का, ये ना डिलीट किया गया। तो फिलहाल अपने पास है भाई ये खाली 6 राइट्स। तो ये 6 राइट्स में से अपन अभी देखेंगे भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और बाकी के जो जितने भी अपने जो राइट्स है वो अपन अगले अगले लेक्चर में देखेंगे। हर एक यानी एवरी राइट टू फ्रीडम का हर एक जो एक इंग्रेडिएंट है ना, उसको अपन डिटेल में समझेंगे कि भाई असेंबली करना, तो असेंबली कैसे कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, कैसे कैसे उसमें लूप होल्स है, क्या क्या प्रोविजंस है। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना भाई, ये है भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है भाई। मैंने आपको अभी बताया कि ये जो मैं अभी एक्सप्रेस कर रहा हूँ, जो मेरे को लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं है, तो ये जो एक्सप्रेस करने का जो मेरा अधिकार है, मेरे को एकदम मेरे अंदर से आवाज़ आ रहा है कि क्या रहने को होना, क्या नहीं रहने को होना, और इस भारत देश में मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो यही मेरा अधिकार है भाई।
यही मेरा अधिकार है कि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर जो भी मुझे लगता है ये मैं कैमरे के सामने बोल सकता हूँ। यार प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे ना भाई लाइव सेशंस करना है, तो ये मैं एक्सप्रेस करूँगा और सबके सामने रखूँगा, इन पब्लिक डोमेन में रखूँगा ये चीज़ें। तो ये मेरा अधिकार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट, दिस इज़ द मोस्ट इसेंशियल थिंग फॉर माई सोल, और इसलिए मैं चीज़ें सारे एक्सप्रेस कर रहा हूँ। बट सरकार क्या बोलती है गाइस कि भाई तेरा अधिकार है, ठीक है, तेरे को महसूस हो रहा है, ये भी ठीक है, बट तू कुछ भी नहीं बोल सकता ना। तेरे को कल कुछ भी लगेगा भाई कि कुछ भी बोलो, तो वो कैसे? वहाँ पे ना भाई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो आ जाती है ना, वो आती है भाई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस देखो भाई क्या है ना, 2 + 2 4 है, E = mc² है। अभी 2 + 2 4 ही होगा, 2 + 2 5 तो होगा नहीं ना भाई, और E = mc² ही रहेगा। अभी अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग बाई इन्वेंशन होता है, कोई डिस्कवरी होती है, ये E = mc² ही रहेगा। दिस इज ब्लैक एंड वाइट थिंग, ब्लैक एंड वाइट, इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है। बट ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है ना बाबा, इसमें है भाई ग्रे एरिया, ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को अपन इंटरप्रेट कर सकते हैं। 2 + 2 4 को क्या इंटरप्रेट करेंगे, E = mc² को क्या इंटरप्रेट करेंगे, वो है तो है भाई, ठीक है, डोर तो 4 ही होगा। तो यही बात ना भाई साइंस को आर्ट से करती है अलग, और इसमें ही भाई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। अभी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है नहीं क्या, भाई किसी के लिए जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लग सकते, उसको लग सकता है ये क्या ही फालतू बना, बराबर है। अभी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात आती है भाई, वो है डिसेंसी एंड मोरालिटी। अभी जो भी कोई बंदा डिसेंसी और मोरालिटी को डिफाइन करेगा, एट द एंड ऑफ द डे वो उसका इंटरप्रिटेशन होगा। भाई डिसेंसी एंड मोरालिटी सबके लिए यानी समान रह सकती है, डिफरेंट रह सकती है, ये क्या पर से। तो अभी अपन जाते भाई द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो इंडिया में फिलहाल हुआ था अभी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले कुछ दिनों पहले, वो हुआ था भाई समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया का। अभी देखो रणवीर अलाहाबादिया ने जो जोक किया वो तो फालतू गया था, उस जोक का कोई मतलब नहीं था। देखो मतलब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसने ना कुछ भाई पंच भी नहीं था इतना, उससे कुछ इतना मज़ा भी नहीं आया। वो जो पूरा एक एनवायरनमेंट एम्बियंस बन जाता है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में था बाय द वे, ठीक है। तो वहाँ पे जो पूरा एम्बियंस बना वो भाई बह गया आदमी, उसको भूल गया कि मैं अपने पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिज्म का इतना ज्ञान देता हूँ, तो अगर ये कल पब्लिक डोमेन में जाता तो पब्लिक मेरे को ऐसा जज करेंगे, वो आदमी थोड़ा भूल गया, बह गया वो। अभी इसका मतलब ये नहीं होता है भाई कि जब ये चीज़ें पब्लिक में आई तो पीपल वर लाइक कि भाई इसको ना भाई यानी भर चौक में इसको फांसी दे दो। सीरियसली यानी देखो यार पब्लिक डोमेन में अपन कौन सी चीज़ें रखती वो तो अपना थोड़ा अपने ना देख के बात करनी चाहिए, बट स्टिल ये जो डिसेंसी एंड मोरालिटी की जब बात आती है ना, तो सदत हसन मंटो जो हुआ करता था वो बोलता था कि जैसा समाज है वैसे मैं उसको बयां क्यों ना करूँ। जो मुझे नॉवेल्स लिखना है भाई, अगर मैं नॉवेल्स में कुछ ऐसे सर्टेन चीज़ें को एक्सप्रेस करता हूँ और लोग अगर उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस लेते या कुछ एलिगेशंस लगाते, तो अगर वो बोलता था कि जो समाज में जो चीज़ें हो रही है, जो समाज में जो लैंग्वेज यूज़ होती है, वही लैंग्वेज मैं अपने आर्ट से एक्सप्रेस कर रहा हूँ। सो हाउ कैन यू क्रिएट अ रकस ओवर इट। अब उस पर ऑब्स्ट्रक्शंस यानी उस पर भाई आप क्या बोलते मुझे पर एलिगेशंस लगा ही कैसे सकते हैं। तो मंटो साहब ये बात बोलते थे। अभी ये जो डिसेंसी और मोरालिटी जो है, तो इसमें डबल स्टैंडर्ड कैसे होता है कि डिसेंसी और मोरालिटी जब कोई एक
रेप जो होता है, थीव्स जो होते हैं, ठीक है, करप्शन जो होता है, जहाँ पे डिसेंसी और मोरालिटी की सरेआम एकदम यानी उसकी परेड निकलती है, और अपना जो जुडिशरी होता है, अपने जुडिशरी की आंखों के सामने एकदम हंस के वो निकल जाते, तब तो कुछ नहीं होता। बट जब रणवीर अलाहाबादिया जब डिसेंसी मोरालिटी के अंडर कुछ सर्टेन जोक्स मारता है जो कि भद्दे ही है, तो उसको इस तरह से ग्राइंड किया जाता है भाई। ये वाला वीडियो आपने देखा ही होगा कि उसको यानी सीढ़ी के ऊपर से घसीट के ना एकदम उसको पकड़ के लेके जा रही। सो हार्ड टू वॉच कि भाई इसने ऐसा भी कौन सा क्राइम कर दिया कि आप उसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हो। तो ये जो डिसेंसी और मोरालिटी जो होती है ना, जब समाज में जब बाकी के इतने हीनियस चीज़ें जब हो रही है और तुम एक आदमी को इस तरह से पकड़ लेते हो और कुछ सर्टेन स्टेटमेंट उसको पूरे से ग्राइंड कर लेते हो, तो अपने को समाज को ना भाई एक इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा अपन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आई एम नॉट सपोर्टिंग कि ही शुड डू दिस काइंड ऑफ जोक्स। समर ना एकदम ऑसम जोक्स ही करता है, नहीं भाई। बट वॉट आई वॉन्ट टू से हियर इज कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के एक्सप्रेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर यही है कि अगर आपको पसंद नहीं है वो चीज़ें तो आप मत देखो। एंड इफ़ यू आर सेइंग कि हमारे छोटे बच्चे देखते हैं, तो भाई आप जो छोटे बच्चों के हाथ में जो मोबाइल्स दे रहे हो ना, वो मत दो। सबसे पहली चीज़ है आप वो करो भाई। आपके छोटे बच्चे ओबेस्ट हो रहे हैं, पर उनको ना भाई ग्राउंड पे खेलने के लिए भेजो, मोबाइल फ़ोन मत दो। सबसे बड़ी चीज़ें तो भाई मोबाइल से आ रही है, पर वो तो पेरेंट्स को देना नहीं होगा। और सॉरी, वो तो पेरेंट्स तो भाई करेंगे, देंगे वो, क्योंकि भाई उनको होटल्स में जाके खुद मोबाइल पे रहना है। सो इन ऑर्डर टू हैव देयर ओन टाइम वो ना बच्चों को मोबाइल्स दे रहे और खुद चिल कर रहे हैं। तो वहाँ पे डबल स्टैंडर्ड नहीं हो रहा पेरेंट्स लोगों का। पेरेंट्स लोगों को लगता है कि भाई मोबाइल से यानी मोबाइल पे हमारे बच्चे समय रहना देखेंगे। भाई समय रहना तो देख रहे, बाकी की भी चीज़ें देखते हैं भाई बच्चे। तो सबसे पहले वो चीज़ सुधारो ना भाई आप लोग। तो ये होती है भाई डबल स्टैंडर्ड। अपना जो सोसाइटी है ना, अपने सोसाइटी को क्या हो जाता है, जो आम चीज़ें रोज होते हैं उसको वो नज़रअंदाज कर देते हैं, और कुछ फिर एक ऐसी चीज़ निकलती है जो भी कोई आदमी है ना, स्पेशली इन वेरी यंग एज, जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जब पैसा नेम फेम सब मिल जाता है, तो ये जो जनरेशन होती है स्पेशली 50+ वाली, उनको होता भी प्रॉब्लम कि ये बच्चे लोग साला इतना पैसा कमा कैसे रहे। और ये जो बूमर लोग होते हैं ना, फिर वो बोलते हैं कि इन लोगों की वजह से जो आज की जनरेशन है वो ख़राब हो रही है। भाई ये जनरेशन ने क्या करने को होना पता है क्या? ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करने को होना। अभी उसके ऊपर जब बिल आएगा और उसमें बिल में कुछ सर्टेन प्रावधान आएंगे और उसके अंडर पूरा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जब आ जाएगा, तो ये जो कंटेंट क्रिएशन है भाई अपने देश में वो ब्लॉसम कैसे होगा। पहले भाई यूट्यूबर्स को इंडिया में इतना पैसा नहीं मिलता, तो उसके ऊपर से और रेस्ट्रिक्शंस आएंगे, तो फिर ये पूरी चीज़ें वर्क कैसे करेंगी। आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब ये होता है कि भाई समाज में जो सर्टेन लिमिटेशंस आ गए ना, उसको पुश करना। तो वो पुश करने के लिए ना हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि क्या बोल रहा था मैं, हाँ, समाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो सर्टेन यानी फर्म रिजिड होती है, तो उसको पुश करने के लिए आर्ट बोलता है कि नहीं ये चीज़ें ऐसी होने को होना। तो कुछ सर्टन स्टेटमेंट ऐसे फेंकता है, कुछ सर्टन सिनेमा ऐसा बनता है, कुछ सर्टन चीज़ें ऐसे लिखी जाती है कि लोग ने भाई बौखला जाते हैं कि यार ये बात कैसे बोल दी भाई पब्लिक डोमेन में। ये तो भाई प्राइवेट डोमेन में आया था पहली बात, समय रहने वाली चीज़, ठीक है। अभी वो पूरे चैनल को बंद करके उस पर से पूरे वीडियोस निकाल के उसके ऊपर वो जो वुमेन्स की जो कमीशंस बैठाती है भाई, विमेन कमीशन को यानी कितने वेले लोग हैं भाई कि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े जो टॉपिक्स है वो सब चीज़ें छोड़ के विमेन कमीशन से लेकर सब इसके ऊपर आ रहे हैं और अपनी भाई बात बता रहे हैं। तो व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि यहाँ पे अपोजिशन पार्टी ने, कांग्रेस वाली भी भाई इसमें मिल गए, बिकॉज दे आर लाइक कि यार ये रणवीर अलाहाबादिया तो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी के बहुत नेताओं का पॉडकास्ट करता था, इसको ग्राइंड करो। अरे भाई आप लोग अगर उसका सपोर्ट लिया रहता तो आपको कितने यंग वोटर्स मिले रहते। बट कांग्रेस यानी अपोजिशन तो भाई निहत्ता घटिया ही इस देश की। अगर और बीजेपी वाले भाई
यानी वो बीजेपी का इतना सपोर्टर, यानी खुलेआम इतनी चीज़ें बोलते हैं और उसको ही भाई बीजेपी ग्राइंड कर, यानी आप देखो जब भी गवर्नमेंट आपके ऊपर आएंगे ना भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच के लेकर, तो आपको ना भाई आपका आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि डिसेंसी और मोरालिटी को आप डिफाइन कैसे करोगे, बराबर है ना। तो मुझे क्या लगता है ना कि देयर शुड बी सम पैरामीटर्स कि ठीक है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है ना, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को अपन ऐसे बात करते हैं कि अपने को ना भाई किसी को डिफेम नहीं करना, यानी कल मैं उठ के कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को छोड़ के डायरेक्टली किसी को गालियां ही दे रहा हूँ, उसकी फैमिली को इस तरह से रोस्ट कर रहा हूँ कि उनको लगता है कि भाई अगला वाला बंदा मुझे हाउ कैन टॉक लाइक दिस अबाउट माई फैमिली, और तो वो मानहानि जनक जो होता है ना भाई डिफेमेशन, तो वो मेरे पे वो केस कर सकता है। तो किसी को नो डिफेम, नो डिफेमेशन। सो आफ्टर दिस डिफेमेशन थिंग आई शुड नॉट इंसाइट द वायलेंस। समाज में ना भाई मेरे वजह से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होने को ना कि जिसकी वजह से वायलेंस हो। आई शुड नॉट जस्टिफाई द वायलेंस, आई शुड नॉट कॉल फॉर द वायलेंस। कोई भी हिंसा हो रही होंगी मेरे सर्टन कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से, या मैं कुछ झगड़ा लगाने की अगर बात कर रहा हूँ, तो भाई स्टेट ने मेरे ऊपर भाई मेरे को अरेस्ट ही करने को होना, वो ठीक है। आई शुड नॉट कॉल फॉर द वायलेंस। अगर मैं भाई कोई थिएटर में गए और मैं वहाँ पे चिल्ला रहा हूँ कि बॉम्ब बॉम्ब, तो वहाँ पे भगदड़ हो रही है, स्टैम्पीड हो रहा है और लोग मर रहे हैं, तो भाई वो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। बिकॉज भाई उसके वजह से जो समाज में जो नॉर्मल सी है ना, उसको हिंड्रेंस हो रहा है, वो हैम्पर हो रही है, तो वो पीस जो है ना वो कभी भी हिंडर नहीं होने को होना। तो इसलिए ना नो वायलेंस, नो कॉल फॉर वायलेंस, नॉट ओनली कॉल, भाई वायलेंस को जस्टिफाई भी करना वो भी तो गलत बात है भाई, ठीक। और तीसरा जो होता है थ्रेट एनीबॉडी। मैं किसी को भाई मारने की धमकी दे रहा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं भाई, फुल अग्निपथ चल रहा, ये भी नहीं चलने को ना। तो नो डिफेमेशन, नो कॉल फॉर वायलेंस एंड यू शुड नॉट थ्रेट एनीबॉडी। ये तीन चीज़ों को छोड़ के आप समाज में आपको जो भी इच्छा होती है ना भाई, वो आप बोल सकते हो। अभी आप ये भी बोलेंगे कि भाई समाज में रिलीजन के बारे में यानी भगवान के बारे में फिर कैसे बोलेंगे, तो देखो मेरे को यहाँ पे क्या बात करना है। अपने समाज में अपन अपने भगवान के बारे में बोल सकते हैं, बट किस तरह से बोलना है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्रैश लैंग्वेज ही अगर यूज़ करोगे तो फिर कैसा चलेगा। अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के एंगल से जाओगे और एकदम सभ्य भाषा में अगर वो अपनी चीज़ यानी अपने ओपिनियंस बयां करोगे, तो आगे वाला आदमी क्यों चिढ़ेगा भाई। इंडिया की जो फिलोसफी है यानी इंडिया का जो कोर है वो है भाई ट्रूथ सीक करना। एवरीबडी इज द सीकर हियर, ठीक है। तो सबका ट्रूथ अलग हो सकता है, सबके लिए भगवान अलग हो सकता है, और वो अपनी परंपरा है। किसी के लिए राम अलग है, किसी के लिए विष्णु अलग है, कोई भगवान को यानी महादेव को चाहेगा, कोई हनुमान जी को चाहेगा, कोई जीसस को चाहेगा, कोई प्रॉफेट मोहम्मद को चाहेगा। हर एक के लिए भगवान अलग है। तो अगर मैं मेरे भगवान को चाहता हूँ तो मैं मेरे भगवान को सवाल कर सकता हूँ, मैं मेरे भगवान के बारे में सवाल कर सकता हूँ, उनका भी क्या जर्नी रहा होगा मैं उसके बारे में जा सकता हूँ। बट ये करते समय मैं किस तरह से करता हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ आई एम यूजिंग अ फाउल लैंग्वेज, especially when if I am using a foul language about others religion, मैं किसी और के रिलीजन के बारे में अगर फाउल लैंग्वेज यूज करके उनके भगवान के बारे में कुछ सर्टेन चीज़ें बोल रहा हूँ टू प्रोवोक समबडी, तो वो भी तो गलत है। वो कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है भाई। आप हर किसी के बारे में करो, बात करो, बट भाई आगे वाले बंदे को, यही तो फ्रीडम का असली दायरा हो जाता है। आपको फ्रीडम जो एक्सप्रेस, आपको फ्रीडम एंजॉय करना है ना भाई, आपको आपके घर में गाना बजाना है ना, आप घर में गाना बजाओ, बट इस तरह मत बजाओ भाई कि जो आपका नेबर है उसको प्रॉब्लम ही हो। आप एवरीबडी इज बॉर्न फ्री बट ही इज इन चेन एवरीवेयर, ये जो रूजो ने बोला भाई, इफ़ यू आर एंजॉइंग फ्रीडम विदाउट एनी हिंड्रेंस ना, तो वो फ्रीडम नहीं, वो नेगेटिव फ्रीडम है।
आपको मज़ा तभी आएगा भाई कि आज दिन में कुछ काम करोगे। दिन भर ऐसे निठल्ले बैठे रहोगे ना भाई तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो ये भाई अपना पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पे ये आते हैं कि आपको अपने देश की जो इंटीग्रिटी, जो सोवेनिटी है ना, उसको हिंड्रेंस नहीं करना है। यानी आप आपका आपके देश के टुकड़े करेंगे अगर ऐसी चीज़ें बोलोगे आप। आई डोंट वांट मेरे को वो कन्हैया कुमार वाला स्टेटमेंट नहीं देना यहाँ पे। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आपको देश की जो इंटीग्रिटी वो हमेशा साथ में रखनी, वो हमेशा एकजुट रखनी है। उसको तोड़ने को बात करेंगे तो वो भी भाई वहाँ पे स्टेट आपको चल बोले अंदर ले सकता है भाई, ठीक है। फिर ऐसी कोई भी आप बात नहीं कर सकते जहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ना वो भी बहुत नुआंस चीज़ है कि कोर्ट ना भाई, अगर कोर्ट को आप बोलेंगे, अगर कोर्ट को क्रिटिसाइज करोगे, स्टिल देखो एट द एंड ऑफ द डे बात का यहाँ पे क्या आ जाती है पता है क्या? आप किस तरह से आप अपने बात को ना भाई रखते हो समाज में। सदत हसन मंटो जब अपनी बातें जब वो अपने नॉवेल्स में लिखता था ना, वो बहुत ब्यूटीफुल वे से वो एक्सप्रेस करता था। इफ़ यू आर ब्यूटीफुल एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग ना, तो वो ना एक आर्ट के एंगल में आ जाती है। आपको पता है समय रैना को क्रिटिसाइज तो किया, बट एवरीबडी सेइंग दैट कि वो भाई कौन बनेगा करोड़पति में जब आया तो विदाउट एनी फाउल लैंग्वेज, तब भी उसने लोगों को हंसाया। तो उसमें टैलेंट तो है ही है, समय रैना में टैलेंट, एंड एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग हिज टैलेंट। खाली वो जो डार्क ह्यूमर के नाम पे अभी लोगों को प्रॉब्लम रहता है, मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। और आई एम स्टिल सेइंग यार कि रणवीर इलाहाबादी वाला जो एकदम घटिया ही था, और उसको भाई भर चौक में फांसी देना वो भी तो गलत बात है। तो आप जो भी चीज़ें कहोगे ना भाई तो वो सुंदरता से कहो, उसमें ना भाई एक एलिगेंस होने को होना, और वो है भाई अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच। एंड व्हाट आई फर्मली बिलीव कि इस भारत देश में ना भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच की बहुत ज़्यादा गरज है। एवरी ईयर 30 जनवरी को महात्मा गांधी की जय भी होता है, नथुराम गोडसे की भी जय होता है। अभी महात्मा गांधी जय बोलने वाले लोग बोलते कि नथुराम गोडसे जय बोलो ही मत, और नथुराम गोडसे जय बोलने वाले लोग बोलते कि हाउ कैन यू से महात्मा गांधी की जय। अभी भाई उसके ऊपर आप डिबेट करो, डिस्कस करो, ठीक है, बट एक आदमी ने कुछ सर्टेन चीज़ें बोलने को ही नहीं होना और इसको बंद ही कर दो, उसके ऊपर भाई यानी क्या बैन ही कर दो, ये कैसी चीज़ें हो सकती है? हर एक को बोलने का अधिकार है भाई। स्टालिन जो भी बोलेगा भाई हिंदू धर्म को लेके, वो भी उसका अधिकार है। असदुद्दीन ओवैसी बोलेगा भाई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा, तो अबे स्टालिन भी अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा होगा यानी विदाउट इंसाइटिंग द वॉयलेंस, ओवैसी भी अगर विदाउट इंसाइटिंग द वॉयलेंस अगर कोई सर्टेन चीज़ें बोल रहे होंगे तो वो भी चलेंगे भाई। स्टालिन भी बोल रहे हैं वो भी चलेंगे, मोहन भागवत भी बोलेंगे वो भी चलेगा। अगर वॉयलेंस नहीं हो रहा है समाज में तो कोई भी नेता कुछ भी बोलेगा धर्म को लेके तो वो भी चलेगा, बट देयर शुड बी नो वॉयलेंस, क्योंकि बस सबका बोलने का अधिकार है, मेरे को भी बोलने का अधिकार है। ये भी जो चीज़ें जो मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बयां कर रहा हूँ ये भी मेरा अधिकार, ये भी मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने भारत देश में, बिकॉज आवर इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ सीकिंग ट्रूथ। तो मेरे लिए ट्रूथ यही है भाई कि मेरा बोलने का अधिकार। दैट्स ऑल गाइज। तो ये है अपना आर्टिकल 19 का जो पहला जो है यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे कि पीसफुल असेंबली किस तरह से होती है और उसमें कौन से लूपहोल्स होते हैं। थैंक यू।